back to our official YouTube channel Adda 24/7. I am your law mentor Diksha Pandey. और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 लैंडमार्क जजमेंट्स की जो कि फैमिली लॉ से रिलेटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जजमेंट है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो समझते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे ये जजमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। 2017 का ये जजमेंट है बेसिकली। इसके अंदर हुआ क्या था कि एक मुस्लिम विमेन थी जिनका नाम था शायरा बानो। उनको तलाक दे दिया गया था उनके हस्बैंड के द्वारा जिनका नाम था रिजवान अहमद। 15 साल की शादी के बाद उन्हें एकदम से एक दिन 3 बार तलाक बोल के उन्हें तलाक दे दिया जाता है उनके हस्बैंड से। तो यहाँ पर जो बात थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि जो शायरा बानो थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर लिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाके कि सर क्या ये ट्रिपल तलाक जिसको हम तलाक बिद्दत कहते हैं शरीयत लॉ में, क्या ये तलाक कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये तलाक का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या यहाँ पर ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी और निकाह हलाला ये तीनों ही जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं या नहीं? क्या ये मेरे आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 25 का वॉयलेशन नहीं करते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर जजमेंट सुनाई है। तो इसको हम आप पॉपुलरली ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते होंगे, ट्रिपल तलाक केस के नाम से जानते होंगे, बट इसका जो ओरिजिनल नेम है, जो इसका केस टाइटल है वो है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखें। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या लीगल इश्यूज अराइज हुए थे। तो सबसे पहला तो ये था कि ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसको हम तलाक बिद्दत कहते हैं, क्या ये प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है? अंडर आर्टिकल 25 जो कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, क्या ये इस अंडर आर्टिकल 25 में इसको हम वैलिड बताएंगे? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड प्रैक्टिस है या नहीं है? तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था जिसको चैलेंज किया था कोर्ट में। देन उसके बाद ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट में, मतलब एक और इशू आया था कि क्या ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन नहीं कर रहा क्या? क्योंकि यहाँ पर विमेन और मैन को एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मैन के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ विमेन के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को ट्रिपल तलाक दें। तो क्या ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं है? तो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उसके ऊपर जजमेंट सुनाई। तो आइए चलिए जानते हैं कि क्या जजमेंट थी। तो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म हुई थी। 5 जजेस बेंच ने इस पूरे जजमेंट को सुना और उसके बाद इसमें 3:2 का रेशो सामने आया। मतलब जो 3 जजेस थे उन्होंने तो ये कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जानी चाहिए, और ये जो 2 जजेस थे इन्होंने कहा कि ये ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल ही रहनी चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कि हमारे पास जो मेजॉरिटी थी वो ये कह रही थी कि ये जो प्रैक्टिस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाई जानी चाहिए। इस वजह से मेजॉरिटी मिलने की वजह से इस ट्रिपल तलाक को, जिसको हम तलाक बिद्दत कहते हैं, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तलाक बिद्दत में आप इंस्टेंटली 3 बार तलाक बोल के किसी भी विमेन को, मतलब जो कि आपकी वाइफ हैं, कोई एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी विमेन को, अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है, इंस्टेंट तलाक दे सकता है। कोई भी उसको रिटन डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, उस पर सिग्नेचर नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ एक विटनेस के सामने आप 3 बार तलाक बोल दो तो तलाक मान लिया जाएगा। इसी को हम ट्रिपल तलाक कहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 14 का ये वॉयलेशन करता है क्योंकि यहाँ पर मेन और विमेन को इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, दोनों के पास इक्वल राइट नहीं है। इसलिए ये आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी देता है सभी को, चाहे फिर वो मेन हो या फिर वो विमेन हो, उन दोनों को ही राइट टू इक्वलिटी का अधिकार देता है, सभी के पास फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर आपका राइट वॉयलेट हो रहा है, शायरा बानो का राइट वॉयलेट हो रहा है और हर एक मुस्लिम विमेन का राइट वॉयलेट हो रहा है जिसको ट्रिपल तलाक
तलाक दिया जा रहा है बिना उसकी मर्जी के। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, प्लस ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का भी वॉयलेशन है। और इन्होंने कहा कि ये जितनी भी प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की और यहाँ पर निकाह हलाला की, ये यहाँ पर जो आपका रिलीजन है ये एक्चुअल में राइट रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है, क्योंकि ये कुरान में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अगर कुरान इसे सपोर्ट नहीं करता तो शरीयत में भी ये सपोर्टेड नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इफ समथिंग इज बैड इन कुरान इट मस्ट बी बैड इन शरीयत एज वेल, ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उन्होंने कहा कि अगर थियोलॉजी में कोई चीज़ खराब है, कोई चीज़ गलत है, तो लॉ की नज़रों में भी वो चीज़ गलत मानी जाएगी। इस वजह से ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। यही था हमारा शायरा बानो का जजमेंट। काफ़ी सारे बच्चे शाह बानो और शायरा बानो में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना जो शायरा बानो का केस था वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था, और जो हमारा शाह बानो का केस था वो हमारा मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपी से रिलेटेड है। चलिए, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जजमेंट है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का। इस केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस के अंदर हुआ क्या था कि एक विमेन थी, उनके हस्बैंड ने इस्लाम कबूल कर लिया था ताकि वो दूसरी शादी कर सके, क्योंकि शरीयत लॉ के हिसाब से एक मुस्लिम मैन 4 बार शादी कर सकता है। तो वो किसी और से भी शादी करना चाहते थे, सरला मुदगल के हस्बैंड किसी और विमेन से भी शादी करना चाहते थे, लेकिन वो हिंदू थे। तो हिंदू हमारे मैरिज एक्ट के अंदर बाईगैमी अलाउड नहीं है, सिर्फ एक इंसान एक बार ही शादी कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस उसकी जो वाइफ है अगर उसकी डेथ नहीं हो गई हो या फिर उसने डिवोर्स नहीं ले लिया हो, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। तो उनको दूसरी शादी करनी थी जब तक मतलब उनकी वाइफ नहीं मर जाती, उससे पहले वो चाहते थे कि वो एक और शादी कर लें जिनसे वो प्यार करते थे, जिनसे वो शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वहाँ पर इन्होंने एक दूसरी विमेन से भी शादी कर ली। तो इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी जो कि थी सरला मुदगल, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया अपने हस्बैंड के खिलाफ और ये कहा कि क्या यहाँ पर कोई हिंदू हस्बैंड जो कि इस्लाम कबूल कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है शादी करने के इंटेंशन से, सेकेंड मैरिज करने के इंटेंशन से, ताकि वो बिना डिवोर्स दिए अपनी फर्स्ट वाइफ को बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर सके, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो यहाँ पर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था और यहाँ पर बताया गया था कि जो लीगल इशू आया था वो ये था कि कैन अ मुस्लिम मैन मैरिड अंडर हिंदू लॉ, जो कि हिंदू लॉ में जिसकी शादी हुई है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जिसकी शादी हुई है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए किसी और दूसरी मुस्लिम विमेन से या किसी भी विमेन से क्या वो कन्वर्ट हो सकता है इस्लाम में? ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था? उन्होंने ये कहा था कि अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ रीमैरिज के लिए तो वो इनवैलिड होगा, और अगर उनकी पहली शादी हो चुकी है और उनकी शादी अभी तक चल रही है, मतलब ना ही डिवोर्स हुआ है, ना ही उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हुई है, तो इस केस के अंदर जो हिंदू पर्सन होगा, हिंदू हस्बैंड होगा, वो दोबारा से शादी नहीं कर सकता इस्लाम कबूल करके, और ये लॉफुली जस्टिफाइड एक्ट नहीं है। और वहाँ पर जो उनकी सेकेंड मैरिज होगी वो बाईगैमी मानी जाएगी, और बाईगैमी अंडर आईपीसी जो कि अब बीएनएस बन चुका है उसके अंडर में एक ऑफेंस है, तो वो उस ऑफेंस के लिए लायबल होगा और बाईगैमी का केस उनके ऊपर फाइल किया जा सकता है। और यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है उसकी वजह से उनकी जो पहली शादी है वो नलीफाई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सरला मुदगल के फेवर में ये जजमेंट आ गया था, और यहाँ पर जजमेंट में ये बताया गया था कि कोई भी अगर हिंदू पर्सन है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, उसकी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू गवर्न होती है, और अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके बाद वो दोबारा शादी नहीं कर सकता है। अगर वो इस इंटेंशन से इस्लाम कबूल कर रहा है कि वो 2 बार शादी कर सके, उसको हम बाईगैमी मानेंगे और वो एक पीनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जजमेंट की बात करते हैं जो कि है डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 की। इस केस का बैकग्राउंड पहले समझ लीजिए कि जब शाह बानो का जजमेंट आया उसके बाद यहाँ पर जो मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए ऐसा इस जजमेंट में
कहा था कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मुस्लिम विमेन को ये प्रोटेक्शन दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस दिया जाए। मतलब कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो कि मेंटेनेंस की बात करता है, उसके अंडर में मुस्लिम विमेन को इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। ये जजमेंट था शाहबानो का। लेकिन इसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए क्योंकि वो शरीयत लॉ के अगेंस्ट में जजमेंट था। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी को, इस रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया था जिसका नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। बेसिकली इस एक्ट के अंदर जो शरीयत लॉ के प्रोविजन थे उनको वापस से रिस्टोर कर दिया गया था, यानी कि जो मुस्लिम विमेन होंगी उनको मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही दिया जाएगा, मतलब कि डिवोर्स के 3 महीने तक दिया जाएगा, ऐसा ये एक्ट कहता था। तो जो डेनियल लतीफ़ी थे, एक एडवोकेट, उन्होंने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया था कोर्ट में और ये कहा था कि क्या ये विमेन के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा, क्या ये मुस्लिम विमेन के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर आपने वापस से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मेंटेनेंस को और सिर्फ 3 महीने तक ही मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, ऐसा आपने इसमें प्रोविजन डाल दिया है। तो यहां पर ऐसी विमेन्स जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती हैं और हेल्पलेस हैं, वो क्या करेंगी? तो क्या ये उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है? तो जजमेंट ने इस पर्टिकुलर एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन इस जजमेंट में इस एक्ट के प्रोग्रेसिव वे की बात की गई। मतलब इसको ऐसे इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया ताकि मुस्लिम विमेन को भी एक तरीके का प्रोटेक्शन दिया जा सके, मेंटेनेंस थोड़ा बढ़ा के दिया जा सके ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएँ। और यहाँ पर इस एक्ट को भी उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। इस एक्ट में क्या चीज़ लिखी गई है, दैट द एक्ट ओनली सेज व्हेन द मेंटेनेंस इज टू बी पेड, मतलब कि कब मेंटेनेंस दिया जाएगा ये बात करता है ये एक्ट। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि कितने समय तक उसको देना पड़ेगा। तो इसमें कोर्ट का ये इंटरप्रिटेशन था कि जो हस्बैंड होगा वो यहाँ पर फेयर और रीजनेबल प्रोविजन देगा फॉर द फ्यूचर, बट मस्ट पे इट ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। यानी कि जो हस्बैंड होगा, मुस्लिम हस्बैंड जो अपनी विमेन को डिवोर्स दे रहा है, अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है, उसको इद्दत पीरियड में उसको मेंटेन तो करना है और उसके बाद वो नहीं करे तो भी चलेगा, लेकिन जो इद्दत पीरियड का टाइम रहेगा उसके अंदर उसे एक लमसम अमाउंट देना है, एक फेयर और रीजनेबल अमाउंट उसको एज अ मेंटेनेंस देना पड़ेगा ताकि वो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ अच्छे से बिता सके और अपने आप को सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके। ऐसा यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया गया था इस जजमेंट में। तो यही था प्रॉपर जो जजमेंट था डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके अंदर जो मुस्लिम विमेन के फंडामेंटल राइट है उसका प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया था और यहाँ पर जितना भी आर्बिट्ररीनेस थी इस एक्ट के अंदर, उस आर्बिट्ररीनेस को हटा दिया गया और यहाँ पर इस कोर्ट को, इस मैटर को सेटल कर दिया गया। सो यही थे हमारे तीनों के तीनों जजमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस जजमेंट तो आप मेरी मेल आईडी पर, दैट इज DIKSHA.KUMARI@24/7, इसके ऊपर भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं अपने जितने भी डाउट्स हैं। प्लस आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज लॉ विद दीक्षा @24/7। इन केस अगर आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए और उसकी ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर भी कॉल करके काउंसलिंग कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो दीज आर द पेड कोर्सेज फॉर ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। एंड इफ़ यू यूज़ दिस कोड DP01 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलने वाला है। सो आई होप दैट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, तीनों केस का बैकग्राउंड और उसमें क्या जजमेंट दी गई थी वो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।